हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री के एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपनी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके क्रम में अपना तीसरा टेस्ट है ये। इसका आपके लिए पहला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा विकल्प करता है? बताइए इसमें। दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके, इसके सभी पहलू जो होते हैं अंतर संबंधित होते हैं। दोस्तों, विकास जो होता है वो सभी पहलू एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिसमें मानसिक, शारीरिक वगैरह सभी प्रकार से विकास होता है। दोस्तों, वृद्धि और विकास जो है, वृद्धि और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्या है? स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब वृद्धि होगी तो आपके विकास भी होगा, और विकास होगा तो क्या होगी? वृद्धि भी होगी। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? बताइए इसका आंसर आपके क्या होगा। दोस्तों, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो उनके अनुसार ये किसका समर्थन करता है? यहाँ पर मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को ही प्रभावित करती है। यानी कि हावर्ड गार्डनर ने क्या बताया कि एक अपने मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में बहुत सारी, ये बहुबुद्धि सिद्धांत इस प्रकार दिया, तो इसमें किसी एक भाग में अगर क्षति हो जाती है, क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है, अन्य योग्यताओं को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि किसी एक विशिष्ट योग्यता को ही प्रभावित करता है जिसमें क्षति हुई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके, नवीन जानकारी, यहाँ पर है नवीन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके समायोजन, यानी कि एडजस्टमेंट। क्या होगा? एडजस्टमेंट करना। देखो दोस्तों, इसको एक उदाहरण से समझते हैं अपन। जैसे कि मैंने एक बालक को बताया कि ऊंट जो होता है, ऊंट जो है आपके ऐसा है कि उसकी गर्दन जो होती है इस प्रकार होती है, उसके कितने चार पैर होते हैं, और इसकी गर्दन, इसकी जो गर्दन है इस प्रकार ऊंची होती है, लंबी होती है, और एक पूंछ होती है इसके। अब बीच में कुबड़ होती है। अब वो बालक क्या करता है, एक दिन क्या करता है, अचानक बिल्ली को देख लेता है, या फिर देख मोर को देख लेता है। किसको देख लेता है? मोर को देख। अब वो इसको देखते हुए ये गौर करेगा कि उसमें चार टांगे थी, यहाँ पर कितनी है? दो ही टांगे हैं, और ये छोटा है हाइट में। तो वो क्या करता है, बालक अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। क्या करता है? परिवर्तन लाता है। इन संप्रतियों को देखते हुए क्या करता है? वो परिवर्तन लाता है। इसी को अपन कहते हैं समायोजन करना। अगला क्वेश्चन है अपने, एक बालक, एक बालक को विद्यालय की बाल सभा में भाग लेने के लिए अध्यापक प्रेरित करता है, लेकिन बालक क्या करता है? भीड़ को देखकर विचारों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो बालक किस रोग से पीड़ित है? दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके अल्फेजा। अल्फेजा में क्या होता है? भाषा संबंधी विकार है। क्या ही ये? भाषा संबंधी विकार। अब वो बालक जो है भीड़ को देखकर अपनी भाषा को, अपने तर्क वितर्क को वहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाता, यानी कि अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? वो अल्फेजा से पीड़ित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपने, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके जे एस रोस ने बोला कि चिंतन जो होता है, थिंकिंग जो है, THINKING, थिंकिंग जो है आपकी, वो मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक पहलू है। ये किसने बोला? जे.एस. रोस ने बोला। दोस्तों, एक जेम्स ड्रेवर नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या बोला? चिंतन जो होता है, चिंतन मन की क्रिया है। किसकी क्रिया है? मन की क्रिया है। चिंतन मन की क्रिया है। अगला क्वेश्चन है आपके, व्यक्तित्व में बहिर्मुखता और अंतर्मुखता, बहिर्मुखता और अंतर्मुखता का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके HJ आइजैक।
यानी कि आइजेक भी बोलते हैं, आइजेनिक भी बोलते हैं इसको। देखो दोस्तों, व्यक्तित्व का वैसे तो कार्ल युंग या कार्ल जुंग ने भी इसका वर्गीकरण किया है, लेकिन अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के आधार पर किसने वर्गीकरण किया? आपके एच जे आइजेक ने किया। इन्होंने क्या बोला कि बहिर्मुखता और अंतर्मुखता क्या होती है, कि बहिर्मुख का मतलब ऐसा होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बालक जो होता है, जो सबसे मिलनसार होता है, सबसे बोलता है, और जैसे कि इसका उदाहरण ले सकते हैं आप, राजनेता, नेता वगैरह जो होते हैं सभी से मिलनसार होते हैं, एक तरह से वो खुश होते हैं, तो उसको बोल सकते हैं आप बहिर्मुखता। लेकिन अंतर्मुखी बालक जो होता है वो क्या होता है, किसी से कम बातें करता है, वो मन ही मन कुछ ना कुछ बातें करता रहता है, या फिर सोचता रहता है, कम बोलता है, दुखी रहता है। तो इस प्रकार के बालक को क्या बोलते हैं अपन? अंतर्मुखी बालक बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, कीमोथेरेपी उपचार के लिए डॉक्टर के पास कई बार जाने के पश्चात अनीता को लगता है कि वेटिंग हॉल में बैठते ही वो विवश होने लगती है, मतलब डरने लगती है। क्लासिक अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अनीता के विविधता का भाव कीमोथेरेपी की अनुपस्थिति में है। अब देखो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपके एक अनुबंधित प्रत्युत्तरित प्रत्युत्तर। क्या होगा? प्रत्युत्तर है यहाँ पर, प्रत्युत्तर। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों अनुबंधन में क्या होता है? अनुबंधन में क्या होता है कि कोई भी क्रिया जो होती है, कोई भी काम जो होता है, उसको बार बार करते हैं अपन। क्या करते हैं? बार बार, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति अगर होती है दोस्तों, किसी भी काम की जो पुनरावृत्ति होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अनुबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुबंधन। अनुबंधन। तो बार बार जब वो वहाँ पर जाती है तो उसको डर लगने लग जाता है, वो जबकि कीमोथेरेपी नहीं होती उससे पहले ही, यानी कि उसका संबंध हो गया, अनुबंधन हो गया किसके साथ? उस डॉक्टर की कीमोथेरेपी के साथ। तो इसको बोलेंगे अपन एक अनुबंधित प्रत्युत्तर। अगला ऑप्शन है आपके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। देखो यहाँ पर सतत, CCE, कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन जो होता है, सतत समग्र मूल्यांकन, जिसमें व्यापक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र। इसमें सभी आ गए क्योंकि ये व्यापक शब्द है, तो व्यापक में आपके सभी आ जाएंगे यहाँ पर क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नांकित वाक्यों पर ध्यान दें तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। जहाँ देखो, जहाँ जहाँ धुआं है, यहाँ पर धुआं नहीं है, धुआं, वहाँ वहाँ आ गए, अतः पहाड़ पर धुआं है तो पहाड़ पर आ गए। उपयुक्त वाक्यों का निष्कर्ष किस तरह की तर्कणा पर आधारित है? देखो इन्होंने क्या बोला कि जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ पर आग लगती है, तो पहाड़ पर धुआं दिखा है तो इसका मतलब आग है। देखो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके निगमनात्मक तर्कणा। दोस्तों निगमनात्मक तर्कणा के आधार पर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी नियम कानून जो होते हैं, जो भी तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर अपन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पहले से अपन को क्या होता है, पहले से अपन को तथ्य या नियम अपन को पता होते हैं। उन नियमों के आधार पर अपन एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किस पर? निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मतलब तथ्य नियम क्या, कि अपन को ये पता है कि धुआं का मतलब क्या हो गया? आग हो गया। धुआं जहाँ पर है उसका मतलब क्या हो गया? आग हो गया। तो इसका मतलब अपन को नियम पता है, उसका तथ्य पता है, धुआं होने पर आग होती है। तो अपन इस संबंध को क्या बोलते हैं? अपन निगमनात्मक तर्कणा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, सीखने के प्रतिफल की कौन सी आवश्यकता है? बताइए दोस्तों इसमें। दोस्तों सीखने के प्रतिफल की आवश्यकताएं सभी आ जाएंगी इसमें। शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति की जांच करना, प्रत्येक विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्विति हेतु प्रयास करना, यानी कि आपके ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके, NCERT द्वारा भारत में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रथम पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन की रचना कब की गई? तो दोस्तों इसकी रचना की गई थी आपके 1962 में। अगला क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कब प्रभावी हुआ था? दोस्तों ये RT जो है,
शिक्षा का अधिकार जो है ये कब प्रभावी हुआ था आपके, ये जो है 29 मार्च 2011 को लागू हो गया था राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है आपके, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित यानी कि उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहन कर सकती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद करना। यानी कि कोई भी शिक्षिका है विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से यानी कि उनको इस प्रकार बता सकती है कि आप इस प्रकार करो तो ये अच्छा होगा और ये काम करने से ये मिलता है आपको। तो यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कर रही है, आप इस प्रकार इसको पढ़ो तो आप आगे जाकर इस प्रकार कर सकते हो। तो ये होती है लक्ष्य निर्धारित करना। अगला है आपके उपलब्धि परीक्षण के दौरान कितने प्रकार से प्रश्नों की जांच के बाद प्रश्नों का चयन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके 2, यानी कि 2 प्रकार से जांचें की जाती है। 2 प्रकार से कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सामान्य जांच, एक होती है तकनीकी जांच। तकनीकी जांच, सामान्य जांच में तो क्या होता है कि उसमें व्याकरण की त्रुटियां और भाषा अशुद्धियां इस प्रकार देखा जाता है। कोई प्रश्न की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही, यानी कि पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, बार बार तो रिपीट नहीं हो रहा है। दूसरी तकनीकी होती है, तकनीकी में क्या होता है उसका कठिनाई स्तर जांचा जाता है। कठिनाई स्तर कि पेपर जो बना रहे हैं वो कितने कठिनाई का है, कितना हार्ड लेवल से है, तो इस प्रकार इसका जांच किया जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्देश्यपरक है? बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन आपके सही होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपके उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक बालक को तैयार कर पाइए, इसका पृष्ठ पोषण प्रदान करना, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश डैश किसकी ओर अंकित करती है? यानी कि ये जो शब्दावली है पाठ्यचर्या, दोस्तों आपने पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या देखा होगा। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या होती क्या है? जिसको करिकुलम बोलते हैं अपन। करिकुलम का मतलब जो होता है दौड़ का मैदान होता है। क्या होता है? दौड़ का मैदान, यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है करिकुलम का, दौड़ का मैदान होता है, जिसको लैटिन भाषा में बोलते हैं करिकुलम, लैटिन भाषा में। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर इसकी पाठ्यचर्या की शब्दावली किसकी ओर अंकित करती है? इसमें आ जाएगा आपके विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम में। देखो दोस्तों पाठ्यचर्या क्या होती है? पाठ्यक्रम से बड़ी होती है, यानी कि पाठ्यचर्या में बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाएं जो भी होती है वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड होती है, यानी कि पाठ्यक्रम से व्यापक होता है कौन? पाठ्यचर्या। अगला क्वेश्चन है आपके, एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन, कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधी योग्यता, संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। तो विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था का सूचक है? अब बताइए दोस्तों, वो उसमें अमूर्त चिंतन है, कौन सा अमूर्त चिंतन? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है कि बालक जो होता है अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन का जैसे कि तर्क वितर्क देते हुए किसी भी विषय वस्तु को पढ़ना, बालक अमूर्त रूप से सोचने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, अभ्यास की निरंतरता के कारण बालकों की त्रुटियों की मात्रा में कमी हो जाती है और बालक का अधिगम प्रभावी हो जाता है। उक्त सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों वो शानदार क्वेश्चन है जिसको अपन त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये दिया था आपके थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। दोस्तों इसको बोलते हैं अपन प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दोस्तों क्या होता है कि जितनी बार प्रयास करते हैं उतनी बार प्रयास करने पर अपनी त्रुटियां जो होती है, गलतियां जो होती है वो कम होती चली जाती है। जितनी बार प्रयास करोगे और गलतियां उतनी ही कम होती चली जाएंगी। इसको बोलते हैं अपन प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपके, अभिप्रेरणा के जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रेरकों का वर्गीकरण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके गैरेट। गैरेट को
अभिप्रेरणा मतलब कि जैविक जैविक क्या होता है यहाँ पर, भूख प्यास काम थकान वगैरह जो भी होती है, नींद वगैरह, ये सब जैविक में आती है। मनोवैज्ञानिक में क्या आता है, दुख भय चिंता खुशी वगैरह, ये जो जितने भी होते हैं, विषाद प्रेम वगैरह। और सामाजिक में आता है आपके आत्म सुरक्षा आत्मदर्शन रचनात्मकता, इस प्रकार की जितने भी होती है वो सामाजिक में आती है। दोस्तों अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण इस प्रकार किया, ये किसने किया, गैरेट ने किया। तो आप आंसर हो जाएगा आपके गैरेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके, लास्ट क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करना और अर्थ निर्माण करने की क्षमता होना, उक्त परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। दोस्तों बच्चों में ज्ञान की रचना करना, तो ये हो जाएगा आपके निर्देशक की भूमिका होती है। किसकी, शिक्षक की। शिक्षक एक निर्देशक के रूप में होता है कि आपको काम इस प्रकार करना है उस प्रकार करना है, इसके निर्देशन में जो काम करते हैं अपन, तो ये शिक्षक निर्देशक हो गया। निर्देशन में काम करता है बच्चा। शिक्षक के निर्देशन में काम करने से बच्चे का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, सभी ओर से विकास हो जाता है किसके, बच्चे का। तो दोस्तों ये थे आज के साइकोलॉजी के प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।